कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं जो इस वक्त एक पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में उनका हर एक बात पे झगड़ा हो रहा था। जो भी टॉपिक उनके दिमाग में आता उस पर बहस छिड़ जाती। उनका ध्यान एक बार के लिए इतना भटक गया कि एक दूसरी गाड़ी से वो टकराने ही वाले थे। जब वो अपने बेटे के घर पहुंचे, लैरी ने जोआन के हाथ में लगी हुई बैंडेज को उसकी शर्ट से छुपा दिया और उसे याद दिलाया कि आज तुम्हें पूरे परिवार को कैंसर के बारे में बताना है। जोआन ने कहा कि मुझे बस एक दिन और चाहिए, क्योंकि वो आज की पार्टी को खराब नहीं करना चाहती थी। परिवार ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। उनकी शादी को 65 साल हो चुके थे। उन्होंने जोआन को बताया कि बेसमेंट में उसकी पुरानी फोटोज का एक डब्बा मिला है। उनमें से एक फोटो जोआन की पहली शादी की है, जो कि लूक नाम के एक आदमी के साथ थी जो युद्ध में मारा गया। इसी बीच लैरी के गले में अचानक से कुछ अटक गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंडों बाद ही लैरी की अचानक से आंख खुली। वो चौंक कर एक ट्रेन में उठा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो लैरी ने देखा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए हैं। वो उनके पीछे चला और जल्दी ही जंक्शन में पहुंच गया। वहाँ लोग अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे जो उसे समझ नहीं आ रही थी। लैरी ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा कि मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ बैठकर अपने एसी का वेट कीजिए। कुछ घंटे बाद भीड़ कम हो गई और लैरी कुर्सियों पर ही सो गया था। तब एना आई और लैरी का नाम पुकारा। उसने बताया कि मैं तुम्हारी एसी हूँ, मतलब आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब साफ था कि लैरी मर चुका है और अब एना का काम है उसे सही जगह पर पहुंचाना। लैरी अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो मर चुका है। तभी एना ने लैरी को शीशा दिखाया। लैरी ये देखकर हैरान हो गया कि वो फिर से जवान हो गया है। एना ने बताया कि जब लोग जंक्शन पहुंचते हैं तो उनका शरीर वो वाला रूप ले लेता है जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। जब एना उसे बिल्डिंग दिखा रही थी तो लैरी बार बार बोलने लगा कि मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। परेशान होकर एना ने उसे एक चमाट दिया ताकि वो रोना धोना बंद करे। मरने के बाद भी रो रहा है, तू पागल है क्या? उसने ये भी बताया कि ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, ये बस थोड़े दिन का स्टॉप है जिसे तुम बदल नहीं सकते। एक बार चुन लिया तो चुन लिया। तभी एक अलार्म बजा और लैरी ने देखा कि सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़ रही है। एना ने लैरी से कहा कि ये लाल दरवाजे से भाग कर आया होगा, तुम कभी ऐसा मत करना, ठीक है? फिर एना उसे टेम्परेरी रूम में ले गई और उसे अलग अलग धर्मों के हिसाब से आगे की दुनिया दिखाई। लैरी को इस कमरे में 7 दिन तक रहने को मिलेगा, जब तक वो अपनी आगे की जिंदगी को चुन नहीं लेता। अलमारी में उसके मनपसंद कपड़े रखे हुए थे। कपड़े बदलने के बाद लैरी ने टीवी चलाया, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पर यह दिख रहा था कि आप अपनी नई जिंदगी यहाँ शुरू करें, नहीं यहाँ शुरू करें। फिर वो जंक्शन घूमने गया। बहुत सारे स्टॉल देखे जो आगे की जिंदगी का सपना बेच रहे थे। आखिर में भूला भटका वो एक बार में पहुंचा। जैसे ही वो बैठा तो एक सुंदर औरत उसके पास आकर बैठ गई और फ्लर्ट करने लगी। वो दिखा रही थी कि तुम्हारी आगे की जिंदगी दिलचस्प भी हो सकती है। जिस पर लैरी ने कहा कि सॉरी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। बारटेंडर लूक ने लड़की को रोकते हुए कहा कि बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो औरत चुपचाप चली गई। लैरी ने लूक से पूछा कि क्या तुम एक एंजल हो, पर लूक ने कहा कि वो भी उसकी तरह एक आत्मा है जो जंक्शन पर अभी नौकरी कर रही है। लैरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था तो लूक ने उसे रूल बताए। एक बार अगर तुमने आगे की जिंदगी चुन ली तो उसे बदल नहीं सकते। दूसरी किसी जिंदगी में जाना भी अलाउड नहीं है। अगर कोई भी रूल तोड़ा, ज्यादा दिन यहाँ रुक गए या फिर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की तो तुम्हें वॉइड में डाल दिया जाएगा। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा होता है, हमेशा के लिए। उनके बीच अच्छी बातचीत हो गई तो लैरी ने लूक को बताया कि यार मेरी पत्नी को कैंसर है, मैंने वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगा। अब बुरा लग रहा है कि उससे पहले ही यहाँ पर आ गया। खैर 1-2 गटकाने के बाद लैरी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह एना ने बेड पर चढ़कर लैरी को उठाया। बेचारा लैरी चौंक कर उठा। खैर फिर वो एना से पूछने लगा कि लोग यहाँ पर नौकरी क्यों कर रहे हैं। एना ने कहा कि कुछ लोग ये मान ही नहीं पाते कि वो मर चुके हैं। कुछ अपने परिवार या जिनसे भी वो प्यार करते हैं उनका वेट कर रहे हैं कि वो भी एक बार मरने के बाद यहाँ आ जाएं तो फिर चले जाएंगे एक जगह पर। और सबसे ज्यादा बुरा तो उनके साथ हो रहा है जो चुन ही नहीं पाते। लैरी ने पूछा कि मेरी पत्नी का क्या हाल है, जोआन, वो भी जल्दी मरती होगी है ना? लेकिन एना ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल सकती। लैरी ने फैसला किया कि वो जोआन का इंतजार करेगा। एना ने कहा कि देखो 7 दिन का स्टे तो फ्री है, उसके बाद तुम्हें भी काम करना पड़ेगा अगर रुकना है यहाँ पे, और साथ ही बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन निकल गए लेकिन जोआन का कोई अता पता नहीं चला। एना ने कहा कि तुम श्योर हो इसमें कई महीने भी लग सकते हैं।
ऐसा भी तो हो सकता है उसका कैंसर ठीक हो गया हो। इसके बाद लैरी ने फैसला किया कि वो एक प्यारा सा घर बसाएगा जोएन की याद में, ताकि जब भी वो आए तो सब कुछ एकदम तैयार हो। उस रात लैरी ने अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसी वक्त कैंसर से जोएन मर गई और वो भी ट्रेन में उठी। अगली सुबह एना लैरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। लैरी ने एना को चिट्ठी देकर कहा कि जोएन को दे देना, लेकिन एना ने कहा कि ये रूल्स के खिलाफ है, अगर हो पाया तो कर दूंगी, पक्का नहीं कह सकती। लैरी अब स्टेशन की तरफ गया जबकि जोएन ट्रेन से उतर रही थी। एस्केलेटर पर लैरी ने अपनी पत्नी को देखा, लेकिन जोएन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बेचैन होकर बेचारा लैरी भी वापस हो लिया। वहाँ जोएन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही थी। दोनों मिले और प्यार से गले लगे। जोएन पहले ही समझ गई थी कि वो मर चुकी है। उसने लैरी को डांटना शुरू कर दिया कि इस तरह से कौन मरता है, बेवकूफ हो गया, ध्यान से नहीं खा सकते। तभी वहाँ रायन आया जो कि जोएन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। वो जोएन को लैरी से अलग करके उसके पहले पति लूक के पास ले गया, जो बेचारा 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। जोएन लूक को देखकर बहुत इमोशनल हो गई। तभी लैरी बीच में कूद पड़ा। अरे कुछ नहीं होता, लोग मर जाते हैं यार, नॉर्मल चीज है, चलो बेबी अपनी दुनिया में चलते हैं, नई मैंने चुनी आपके लिए। लेकिन जोएन को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जल्द ही उसे पता चला कि उसे दोनों में से एक पति चुनना पड़ेगा, इसके साथ वो अपनी मनचाही जिंदगी बसा सकती है। तभी रायन सभी रूल्स समझाते हुए उसे कमरे में ले गया। कपड़े बदलने के बाद अब रायन जोएन को उसके ऑप्शन समझा रहा था। तभी लूक वहाँ पर आया। डर के मारे कि उसे दोनों में से एक को चुनना होगा, जोएन ने दरवाजा ही बंद कर दिया। रायन का तो कहना था कि लूक बहुत अच्छा है, वो 67 साल से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। उधर लैरी एना के सामने गुस्सा निकाल रहा था। एना ने बताया कि मेरा और जो रायन है ना, मतलब जोएन का एसी, हम पहले रिलेशनशिप में थे, हमारी लड़ाई हो रखी है ना, तो वो जान के भी तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा होगा। लेकिन लैरी कहने लगा कि मेरी और जोएन की शादी 65 साल की है, इतने साल तो वो लुक्खा लूक जिंदा भी नहीं रह पाया, हमारे साथ बच्चे हुए पूरी जिंदगी बिताई है हमने। उधर जोएन और लूक जंक्शन में वॉक पर गए। वो दोनों थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। अचानक 2 गार्ड्स एक आदमी को पकड़ने के लिए भागे जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड ने लूक को हाय कहा और तुरंत जोएन को पहचान लिया, ये कहकर कि आखिरकार अब पहुंच ही गई यहाँ पर। ये सुनकर जोएन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि लूक उसके बारे में बात करता है। गार्ड्स के जाने के बाद लूक ने जोएन को रूल समझाए और साथ ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। वो प्यारी बातें बोलता रहा और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन जोएन पीछे हट गई क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और फिर जल्दी से वहां से भाग गई। कुछ ही मिनटों बाद लैरी जोएन के कमरे में घुस गया, बहुत सारे आगे की जिंदगी के ऑप्शन लेकर। जोएन घबरा गई और लैरी पर चिल्लाने लगी। उसने उसे भी वही जवाब दिया कि मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वो कहने लगी कि पिछले कुछ दिन मेरे बहुत भारी थे, तुम्हारी मौत के बाद पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी मौत हो गई। इस बात से लैरी थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो वैसे भी उसे खास पसंद नहीं थी। लैरी को याद आया कि स्क्वाट करने से जोएन हमेशा शांत हो जाती थी। बुजुर्ग होने के बाद से जोएन स्क्वाट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब जवान होकर दोबारा से शरीर में ताकत महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा। उधर लैरी फिर से कुछ खा रहा था और उसका गले में दोबारा से खाना अटक गया। इस बात से जोएन अचानक घबरा गई, लेकिन लैरी हंसने लगा कि मर तो चुका हूँ, मजाक कर रहा था मैं बस। इसके बाद लैरी आराम से बेड पे लेट के रिलैक्स करने लगा, लेकिन जोएन ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उस बेचारे को अपने बेसमेंट वाले कमरे में जाना पड़ा। लेकिन वापस जाते हुए लैरी ने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन था। जोएन को वो सिंगर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए लैरी ने एना से शो अरेंज करने को कहा। जब लैरी अपने नए रूम में पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि कितना छोटा कमरा दिया है उसे। अगली सुबह लैरी जोएन को वेटिंग एरिया में ले गया। वहाँ एना उस सिंगर को गाने के लिए ले आई और खुद पियानो बजा रही थी, लेकिन वो आदमी अजीबोगरीब बर्ताव करने लगा, सीढ़ियों से भी गिर गया। तब उन्हें समझ आया कि ये कोई असली डीन मार्टिन नहीं है, कोई बहरूपिया है, मरने के बाद भी नकल कर रहा है, कितना गंदा आदमी है ये। लूक तुरंत उसके पास आया, उसे खींचकर अपने साथ ले गया और एक मुक्का दे मारा। फिर रायन की मदद से लूक ने जोएन को फूल देने की कोशिश की, लेकिन लैरी ने फिर से बीच में बोलना शुरू कर दिया, ये चीटिंग है, फूल फाल कैसे दे रहा तू, मैं दे रहा हूँ कोई गिफ्ट। दोनों आदमी फिर से झगड़ा करने लगे।
और अब जोआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो उसने चिल्लाकर दोनों को चुप करवा दिया। इसके बाद जोआन एना और रायन को अपने कमरे में ले गई और उन दोनों पर काफी देर तक अपना गुस्सा निकाला। फिर उसने चिढ़कर कहा कि कोई तो रास्ता निकालो, ऐसे कैसे फैसला लूं मैं। कोऑर्डिनेटर्स ने रूल तोड़ने के लिए एक लंबी फोन कॉल की। कुछ देर बाद जोआन अपने दोनों पतियों को रूम में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने बताया कि तुम्हारा केस थोड़ा सा खास है, इस वजह से हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। जोआन को 2 बार चुनने की इजाजत मिलेगी। एक बार के लिए वो लैरी के साथ अपनी जिंदगी जाकर देख सकती है और एक बार लूक के साथ। उसके बाद उसे फैसला करना ही होगा। दोनों लड़के फिर से झगड़ा करने लगे कि पहले कौन जाएगा और उनके बीच में हाथापाई होने लगी। इसलिए जोआन फिर से चिल्ला पड़ी। उसने कहा कि पहले कौन जाएगा ये हम टॉस करके पता लगाएंगे। फिर से बहस शुरू हो गई। इस बार रायन ने दोनों को रोका। लैरी ने सिक्का उछाला और लूक जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान लूक और जोआन पुराने दिन याद करते रहे। जल्द ही वो एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचे जहां साफ आसमान और हरा भरा जंगल है। घूमते हुए दोनों ने बहुत मजे किए एक दूसरे का हाथ थामकर। शाम को रेस्टोरेंट में डिनर हुआ। जोआन बार बार अपने बच्चों और पोता पोतियों के बारे में बात कर रही थी, जिससे लूक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लूक ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा, बस ये सोचकर थोड़ा दुख होता है कि तुम्हें ये जिंदगी मैं नहीं दे पाया, पर उसे इस बात की खुशी है कि जोआन ने एक अच्छी जिंदगी जी। जोआन ने कहा कि मैंने कुछ वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया था, पर फिर क्या करती, तुम चले गए थे। मरने के बाद कोई लौट कर थोड़ी आता है। फिर लूक जोआन को एक जगह पर ले गया जिसे आर्काइव्स कहते हैं। ये यहाँ पर हर चुनी हुई जिंदगी में होती है, जहाँ आत्माएं अपनी जिंदगी की यादें दोबारा देख सकती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते के सारे जरूरी पल देखे। वो पहली मुलाकात, पहली बार एक दूसरे को चूमना, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले का वो आखिरी वादा। जोआन ने आखिरकार फिर से लूक को चूम लिया। उसने बताया कि मैं टूट गई थी तुम्हारे मरने के बाद। यादें आगे चलती रही और लूक ने देखा कि कैसे लैरी ने जोआन को प्रपोज किया। ये देखकर लूक गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने कहा कि लैरी ने एक दुखी औरत की फीलिंग्स का फायदा उठाया है। मौका देखकर चौका मारा है उसने। जोआन ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लूक ने नहीं सुना। इसी बीच लैरी भड़क रहा था, क्योंकि लूक सबको बताता था कि मैं जंग में मारा गया लड़ते हुए दुश्मन से। अब इस तरह वो खुद को हीरो दिखाएगा तो कोई कैसे लड़े। लैरी को डर था कि कहीं जोआन उसे न चुन ले। इस पर एना ने कहा कि जोआन को याद दिलाना कि वो उससे प्यार क्यों करती थी। लैरी ने कहा कि मुझे तो खुद भी नहीं पता वो क्यों प्यार करती थी मुझसे, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो शायद बता सकती है। कुछ देर बाद लैरी जोआन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिला, जो काफी बूढ़ी लग रही थी। कैरन ने बताया कि उसके सबसे ज्यादा खुश दिन तब आए जब उसका पति मर गया, क्योंकि तभी वो खुलकर अपनी जिंदगी जी पाई। खैर, कैरन ने बताया कि मुझे तुम शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। लैरी ने पूछा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ कि जोआन मुझे क्यों पसंद करती है। कैरन ने कहा कि मुझे क्या पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुमने जोआन को बहुत खुश रखा है। इसके बाद लैरी लूक के कमरे में गया कोई राज ढूंढने के लिए। दीवारों पर निशान है जो दिखाते हैं कि लूक अपनी मौत के बाद हर एक दिन गिन रहा था और अपनी किताब में वो जोआन की ड्राइंग्स बना रहा था। तभी लूक वहां आ गया और लैरी पर चिल्लाने लगा कि तूने जोआन के साथ गलत किया है। जब वो दुखी थी तो तूने मौके पर चौका मारा है। दोनों बेकार सी लड़ाई में उलझ गए। इसी धक्का मुक्की में लैरी का लेटर उसकी जेब से गिर गया। अब लूक कहने लगा कि जहाँ पर तुमने प्रपोज किया उस जगह को मैं और जोआन अपनी खास जगह मानते थे, तो सीधी सी बात है जोआन वहाँ पर मेरे जाने के बाद अकेला महसूस करेगी। तूने उसी चीज का फायदा उठा के पटा लिया उसे। अगले दिन लैरी जोआन को एक दूसरी जिंदगी दिखाने बीच पर ले गया। वो जिंदगी काफी पॉपुलर थी, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। वो दोनों बातें करने लगे और एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी एक लड़के ने बॉल से लैरी को मार दिया और फिर मूड खराब करने के लिए कहने लगा, तुम्हें पता है मैं कैसे मरा। खैर, बाद में दोनों समुद्र में अपनी बोट लेकर गए। लैरी ने जोआन से माफी मांगी कि तुम्हारी मौत के वक्त मैं साथ नहीं था। साथ ही वो इस तरह की बातें मारने लगा कि हमारे बच्चे हमें साथ देखते तो कितने खुश होते। इस पर जोआन कहने लगी कि तुम मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं के, बच्चों की बात किसको बता रहा है। और उनके बीच में फिर से झगड़ा हो गया। अब जोआन कहने लगी कि तुम समझ नहीं पा रहे मेरी सिचुएशन। मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से ही प्यार किया है। तुम दोनों के साथ सारी जिंदगी रहने की कसमें खाई हैं। इस पर लैरी कहने लगा कि अगर मैं लूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। वापस आकर जोआन ने लैरी के साथ अपनी बीती यादें देखना चाहा, पर लैरी ने मना कर दिया।
उसका कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है। वो जोआन को इससे बचाना चाहता था। जोआन को लगा कि लैरी डर रहा है कि पता नहीं क्या निकल आएगा। खैर दोनों किनारे पर बैठकर अपनी पहली डेट की बात करने लगे। लैरी ने कहा कि मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लैरी का वो लेटर मिल गया। उधर जोआन और लैरी अपनी डेट से वापस आए, एक दूसरे को चूमा तो लैरी ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पर जाते हैं, बस साथ होने चाहिए। तभी लूक ने लैरी का वो लेटर जोआन को दे दिया। ये पढ़कर जोआन को पता चला कि लैरी तो लगभग चला गया था, बस उसने जाते वक्त उसे देख लिया तो रुक गया। फिर उनके बीच एक और झगड़ा शुरू हो गया। जोआन ने लैरी को सेल्फिश कहकर पुकारा। इस पर लैरी ने कहा तो मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था, और ये लुक्खा लूक, इसने भी बहुत सारी आत्माओं के साथ गुलू गुलू किए। इस पर लूक गुस्से में चिल्लाया कि 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ गुलू गुलू कर ली तो क्या हुआ, इंतजार तो मैं जोआन का ही कर रहा था ना, आखिर आत्मा की भी कोई नीड्स होती हैं। अब दोनों कहने लगे कि एक बार चुन लो, बस हमें नहीं पता। लेकिन अभी जोआन को और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों आत्माओं को वहाँ से ले गए। कैरन थोड़ी देर बाद जोआन के पास एक ड्रिंक लेकर आई और तब जोआन फूट फूट कर रोने लगी। कैरन ने उसे संभाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ्स पर लेकर गई। जोआन शराब पीते हुए अपनी हालत बताती रही। तब कैरन ने उसे याद दिलाया कि तुम मर चुकी हो। याद है शादी के बाद क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। मौत ने जुदा कर तो दिया, इतना क्या सोच रही है, अपने हिसाब से जी अपनी जिंदगी को। उधर बार में लैरी और लूक भी काफी ज्यादा पी रहे थे। 4-4 पैग लगाने के बाद उन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनने लगा। वो एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहने लगे कि वो लड़की हमारे लायक नहीं है भाई, हम दोनों बहुत बढ़िया इंसान है यार। अगली सुबह जोआन हैंगओवर में पड़ी थी, लेकिन उसने फैसला बना लिया था। उसने अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम दोनों के साथ जिंदगी बिता पाई, लेकिन अब मैं एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती। मुझे हमेशा गिल्ट महसूस होता रहेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही नहीं चुनूंगी। मैं अपनी बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ, तुम अपनी जियो। बाद में जोआन तैयार हुई और फैसला किया कि वो कैरन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगी। दोनों दोस्त मजे करेंगे। उधर लैरी ने लूक को बताया कि तुम सही थे, मैंने उस जगह पर इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि मैं तुम्हारी यादें जोआन के दिमाग से निकाल देना चाहता था। मर भी शायद इसलिए गया क्योंकि तुम्हारी शादी की पिक्चर देख ली थी। इस पर लूक ने भी जवाब दिया कि तूने जोआन के साथ जो जिंदगी जी है उससे मुझे भी बहुत जलन होती है। फिर लैरी को याद आया कि उन सब का शरीर वैसा दिखता है जैसे वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में दिखते थे। लूक बिल्कुल वैसा दिखता है जब जोआन उससे शादी करने को मान गई थी। लैरी वैसा दिखता है जब जोआन उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। ये सोचकर लैरी को अचानक से कुछ समझ आया। वो भागकर जोआन के पास गया। स्टेशन पर लैरी ने जोआन को ट्रेन में ढूंढ लिया और उससे कहा कि एक आखिरी बार बात करने के लिए नीचे आ जाओ। उसने कहा कि तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी के दौरान तुम्हारे बाल छोटे थे। इसका मतलब ये है कि तुम लूक के साथ जब थी तो वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तुम उसे चुनो ना, हमेशा खुश रहो। पहले तो जोआन ने मना किया, लेकिन लैरी ने कहा कि यही सही है। दोनों रोते हुए एक दूसरे से आखिरी बार गले लगे। कुछ समय बाद लूक और जोआन अपनी आगे की जिंदगी के लिए ट्रेन में जा रहे थे। लैरी जंक्शन में घूम रहा था क्योंकि वो नहीं जानता उसे कहाँ जाना है। तब उसने देखा कि एना और रायन वापस साथ आ गए हैं और उसे उनके लिए खुशी हुई। उधर लूक और जोआन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन समय के साथ जोआन को डाउट होने लगा। वो अपनी पिछली यादें देखने गई और लैरी से पहली मुलाकात वाली मेमोरी देखी। अगले कुछ दिनों तक लूक जोआन को अलग अलग एक्टिविटीज पर ले गया, लेकिन जोआन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर रात वो आर्काइव्स में जाकर लैरी के साथ अपनी जिंदगी को देखती। क्लर्क ने कहा कि इतना ज्यादा यादों में रहना सही नहीं होता, आगे बढ़ना जरूरी है। एक रात लूक ने कहा कि कितनी परफेक्ट जिंदगी है ये, लेकिन जोआन के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से किसी हाइक पर जाना चाहता था, लेकिन अब जोआन टूट गई। उसने कहा कि उसने लूक को चुनकर गलती की। इस पर लूक गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। जोआन ने समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जवानी का प्यार था, ना घर के किराए की टेंशन, ना नौकरी की, ना बच्चों की। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होते, उसमें अच्छी बुरी यादें सब होती हैं। उसने कहा कि तुम 67 साल पुरानी जोआन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ। जोआन ने फैसला किया कि वो वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे पकड़ी ही क्यों ना जाए। वो रोते हुए बोली कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब लैरी से करती हूँ।
कुछ घंटे बाद जोआन भागने का प्लान बनाते हुए चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। तब लूक वापस आया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों आर्काइव्स में गए, वहीं पर वो लाल दरवाजा था। अब लूक क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक करने लगा। भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई यार, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, जोआन चुपके से अंदर चली गई। लूक भी नॉर्मल क्लाइंट बन के अंदर चला गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जोआन अपनी मेमोरीज के पीछे जाकर लाल दरवाजे में घुस गई, जो उसे अपने बचपन की यादों के कॉरिडोर में ले गया। अलार्म बजने लगा और गार्ड्स आ गए। जोआन जल्दी से भागकर लूक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। वॉशिंग मशीन के दरवाजे ने उसे लैरी के साथ झगड़े वाली मेमोरी में गिरा दिया। गार्ड्स पास आ रहे थे। जोआन ने दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक कर दिया और जल्दी से ऊपर भागी, जहां उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। बूढ़ी जोआन ने मरते हुए भी लैरी का नाम लिया, जबकि हमारी जवान जोआन बेड के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन जोआन अब रेंगती हुई ट्रेन ट्रैक्स पर पहुंच गई। टनल से होते हुए वो जंक्शन में वापस पहुंच गई। रिसेप्शन पर वो लैरी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका वांटेड नोटिस आ गया, जिसके बाद उसे दोबारा से भागना पड़ा। बूथ एरिया में वो रायन और एना से टकरा गई। उन्होंने उसे छुपा दिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन बता दी। जोआन ने पूछा कि लैरी की आगे की जिंदगी कहाँ है, और कोऑर्डिनेटर्स ने जो जवाब दिया उससे वो हैरान रह गई। लैरी को तो जोआन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। अब वो भागकर जल्दी से लैरी के पास पहुंची, जो बारटेंडर का काम कर रहा था। दोनों ने एक पेग लगाया, जिसके बाद जोआन ने लैरी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं रूल तोड़कर यहाँ पर आई हूँ, मेरे साथ फंस सकते हो। लेकिन लैरी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। कुछ पलों बाद उन दोनों ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी है, जिस मोहल्ले में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।